हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अपने नोट्स को स्टडी कर रहे होंगे और न्यूमेरिकल्स वगैरह की भी प्रैक्टिस प्रॉपर कर रहे होंगे। ठीक है, और अब हम आप नया अपना जो चैप्टर है वो इसको कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आप अपना मिशन CBSE क्लासेस पे जाइए यूट्यूब पर और उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपसे हर वीडियो में कहता हूँ तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखें और आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में। तो आज का हमारा टॉपिक था, उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो हमने आधा कर लिया है और आगे आज हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। तो पहला आज का हमारा टॉपिक होगा मेल्टिंग। हमने लास्ट क्लास में इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर तक किया था, आप अपने नोट्स में चेक करिए। इस बार हम पढ़ेंगे मेल्टिंग से। मेल्टिंग मैंने आपको बताया था, मेल्टिंग क्या होता है, जब एक सब्सटेंस के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में ब्रेक हो जाती है और वह सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सॉलिड हमेशा मेल्ट होता है, तो सॉलिड को अगर आप हीट करोगे तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेल्ट होना मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की फोर्सेस टूटना शुरू हो जाएंगी और वो पार्टिकल्स दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में आने लग जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं मेल्टिंग। और इसी से जुड़ा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट उसको कहते हैं जिस पॉइंट पे ये होता है, जिस टेम्परेचर पे ये होता है, जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग होना किसी भी पार्टिकल की स्टार्ट हो जाती है, उस टेम्परेचर को कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं नोट करूँगा और फिर आप जैसे ही मैं नोट करूँ और फिर आप वीडियो पॉज करके उसको नोट कीजिए। तो पहले आप सुनेंगे, उसके बाद आप नोट करेंगे। तो ये होता है मेल्टिंग। तो मेल्टिंग पॉइंट होता है हर एक चीज़ का अलग अलग। किसी का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। हाई का मतलब होगा कि वो ज़्यादा हीट देने पे उसके पार्टिकल्स ब्रेक होंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, और जिसके पार्टिकल्स कम हीट देने पे ब्रेक हो जाते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो ये होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो इसको मैं नोट डाउन करता हूँ, फिर आप इसको नोट डाउन करिए। इसको आप नोट करिए, डेफिनेशंस भी लिख दी मैंने। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड हीटिंग, इसको मेल्टिंग कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे ये होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा है ये वही जो मैंने बताया था आपको, जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, जब आप किसी चीज़ को मेल्ट करोगे, हीट करोगे, तो उसमें क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी आ जाती है तो वो तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं, और तेज़ी से मूव करना लग जाते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में, उसको वो ब्रेक कर देते हैं। क्योंकि पार्टिकल मूव करना शुरू करेंगे, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी उनको, और वो पार्टिकल्स आपस दूर दूर मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे और जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। तो सॉलिड फिर हमारा मेल्ट हो जाता है लिक्विड में। यही है, सारे तीन ये पॉइंट्स हैं। इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेल्टिंग के बाद हमारा आएगा बॉइलिंग, फिर एक एक करके करेंगे बॉइलिंग, उसके बाद का अपना कंडेंसेशन और सारी चीज़ें जो भी आएंगी, सब्लिमेशन वगैरह। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ गैस बाय हीटिंग। इसको वेपराइजेशन भी कहते हैं या बॉइलिंग, कि जब आप किसी लिक्विड को हीट करते हो और वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में, तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग, के लिक्विड हमारा बॉयल हो गया। तो हर एक लिक्विड का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर है, वाटर 100 डिग्रीज़ पे बॉयल हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। ठीक है, तो और कोई ज़्यादा पे होगा, कोई कम पे बॉयल हो जाता है। अल्कोहल होता है, उसका कम होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 से, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है 100 से, तो वो उस पर बॉयल हो जाता है। तो किसी लिक्विड का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो डिपेंड करेगा कि उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे, कि जिसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स की देर में ब्रेक होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जिसकी जल्दी ब्रेक हो जाएंगी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो जल्दी कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम माना जाएगा, वो कम होगा। ठीक है, तो ये बॉइलिंग होता है। और जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉयल हो जाता है उसको, उसका क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग है। इसके बाद आएगा हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन भी मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको एक फ्लो चार्ट दिखाया था पिछली बार। इसमें देखो, सॉलिड को हीट किया तो लिक्विड बना, लिक्विड को हीट किया तो गैस बना, और गैस को ठंडा करोगे तो लिक्विड बन जाएगा, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और लिक्विड को ठंडा करोगे तो फ्रीज़ हो जाएगा, उसको बोलेंगे फ्रीजिंग। तो कंडेंसेशन क्या होता है, जब आप गैस को ठंडा करते हो। आप इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लो, जब आप अगर आप एक पैन में वाटर लो और उसको बॉईल करो। वाटर को जब बॉईल करते हैं तो वाटर वेपर बनने लग जाते हैं, आपने नोटिस किया होगा। देखो, वाटर वेपर बनेंगे, उसके ऊपर आप एक प्लेट लो और एक प्लेट को ऊपर पैन के ढक दो, तो आपको क्या नज़र आएगा, थोड़ी देर में देखोगे तो
अगर आप प्लेट हटाओगे तो प्लेट के ऊपर आपको वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स नज़र आएंगे। अब वो आपकी प्लेट एकदम गीली हो जाएगी, उसमें पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, तो ये होता है कंडेंसेशन। जब वो लिक्विड बॉयल हो रहा था तो उस वाटर वेपर बन रहे थे, और वाटर वेपर्स को आपने प्लेट रख के ठंडा कर दिया, तो वो वेपर वापस किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में, ठंडे होने के बाद। क्योंकि वो प्लेट से टकराएंगे वेपर्स तो ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि प्लेट का टेम्परेचर ठंडा होता है, कम होता है, तो उससे टकरा के वापस जो वेपर्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में। तो वो हो जाता है कंडेंसेशन। जैसे सर्दियों में भी आपने देखा होगा, आप सर्दियों में आपके शीशों पर जो फॉग जम जाती है, ठीक है ना, वो भी क्या होता है, कंडेंसेशन। या आपने देखा होगा, अगर आप एकदम कोल्ड चिल्ड वाटर रख दो ग्लास में, तो ग्लास में जब वाटर रखते हो तो थोड़ी देर वाटर को ग्लास में छोड़ दो, तो आपको थोड़ी देर बाद ग्लास के आउटर सरफेस पर आपको छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स नज़र आते हैं। तो उस आते हैं ना नज़र, वो वाटर के ड्रॉपलेट्स ग्लास के बाहर। तो वो पानी जो होता है ग्लास के बाहर, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो कहाँ से आते हैं, वो कंडेंसेशन है। कैसे होता है कंडेंसेशन, क्योंकि जो ग्लास आपने रखा उसमें चिल्ड वाटर है, चिल्ड वाटर जब आप रखोगे रूम टेम्परेचर पे, तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे वो जो ग्लास के चारों तरफ जो एयर के मॉलिक्यूल होंगे, एयर तो हर तरफ है, तो ग्लास के आउटर बाउंड्रीज पर जो एयर होती है वो उस ग्लास की वजह से ठंडी होने लगती है, और वो ठंडी एयर उस ग्लास के ठंडी होके उसके चारों तरफ चिपक जाती है ग्लास के। तो वो क्या होता है, इसको प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। वो भी कंडेंसेशन है, वो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ठंडे होके ग्लास के चारों तरफ आपको नज़र आते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, कंडेंसेशन। बेसिकली मतलब वेपर्स को आप कन्वर्ट कर रहे हो लिक्विड में, उसको कंडेंसेशन कहते हैं। उसके बाद आएगा आपका फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या है, लिक्विड को आप जैसे फ्रीज़ करते हो, तो जैसे आप वाटर को फ्रीज में कर दो तो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। तो वही फ्रीजिंग में क्या होता है कि हम लिक्विड का टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। सॉलिड में क्यों कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि वही इसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी। जब हम सॉलिड से हीट करते थे तो क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाती थी, जिससे उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते थे और पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते थे, और सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता था, लिक्विड में, हीट हो जाता था। और इसका उल्टा करेंगे, अगर आप लिक्विड से सॉलिड में करेंगे, फ्रीज़ करेंगे, तो लिक्विड को जब आप फ्रीज़ करोगे तो उसका उल्टा होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पार्टिकल धीरे धीरे मूव करना शुरू करेंगे। पहले वो स्पीड से मूव कर रहे थे, अब जैसे उसको ठंडा करना शुरू करोगे तो पार्टिकल्स की स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर कम होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है, तो स्पीड स्लो होती जाएगी पार्टिकल्स की। और स्लो होते होते एक टाइम पे वो पार्टिकल्स आके बिल्कुल रुक जाएंगे, और सारे जो वो पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे और एक दूसरे में चिपक जाएंगे, तो सॉलिड बन जाएगा। जैसे सॉलिड का आपने डायग्राम देखा था, उसमें सारे पार्टिकल्स पास पास होते थे। क्यों, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है पार्टिकल्स की, तो क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे में चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं, पास पास आने लगते हैं, स्पेसेस उनमें ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और वो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन रुक जाता है और वो एक दूसरे में आके चिपक जाते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसमें बढ़ जाता है, और वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। जैसे आपका वाटर कन्वर्ट हो जाता है आइस में। तो ये होती हैं सारी चीज़ें, कंडेंसेशन, लिक्विड। और इसमें एक रह गया आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मैंने आपको बताया था कि जब आप सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करते हो, गैस में, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में, या गैस को सॉलिड में। वैसे जो गैस को जो सॉलिड किया जाता है उसको डीसब्लिमेशन बोला जाता है, डीसब्लिमेशन, ठीक है। यहाँ पे आप सब्लिमेशन टर्म भी यूज़ कर सकते हो, वैसे इसकी जो प्रॉपर टर्म है वो डीसब्लिमेशन है। तो वैसे जो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करते हैं इसको बोला जाता है सब्लिमेशन। जैसे आपने देखा होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो सीधा कन्वर्ट होता है गैस में। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सीधा कन्वर्ट होता है गैस में, वो लिक्विड में जाता ही नहीं है सीधा। वो ऐसा होता क्यों है, वो सीधा सब्लाइम क्यों हो जाता है, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा एटमॉस्फेयर से, और इतनी एनर्जी गेन करता है कि वो लिक्विड स्टेट उसकी पहुंचती ही नहीं है, सीधा कौन सी स्टेट में आ जाता है, गैशियस में आ जाता है। तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इसको आप नोट कीजिए, ये बॉइलिंग का है, ऊपर दिया हुआ है, टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस इनटू अ गैस इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद कंडेंसेशन जो मैंने आपको समझाया वो है, उसकी डेफिनेशन है, ये वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। फिर फ्रीजिंग मैंने आपको बताया, उसके बाद है फ्रीजिंग का, उसको नोट करें आप, इसको पूरे का नोट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपना सब्लिमेशन, और उसको देखते हैं उसमें क्या आएगा आगे, डीसब्लिमेशन।
इसके बाद है हमारा सब्लिमेशन, जो मैंने आपको बताया, जब एक सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, या गैस कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये होता है किसमें, जैसे आपका एग्जांपल है मैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप ड्राई आइस कहते हैं, वो क्या होता है सॉलिड फॉर्म में होता है और वो सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट उसमें आती ही नहीं है। या कैम्फर होता है आपका कपूर, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेफ्थलीन बॉल्स। आपने देखा होगा जो घरों में आप अपने कपड़ों में बॉल्स रखते हैं, गोल गोल छोटी छोटी वाइट कलर की बॉल्स होती हैं, नेफ्थलीन बॉल्स जिनको बोला जाता है, वो आप घर में रखते हो कपड़ों में, और देखा करो कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाती हैं, वो आपको मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो बॉल सॉलिड फॉर्म में होती हैं वो सीधा गैस में कन्वर्ट होकर उड़ जाती है, तो वो सीधा सबलाइम हो जाता है, उसको सबलाइम कहते हैं। सबलाइम सब्सटेंस होते हैं जो सीधा सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनको मतलब सब्लिमेशन। ये होता क्यों है मैंने बताया, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये इतनी जल्दी एनर्जी गेन करते हैं कि लिक्विड स्टेट आ ही नहीं पाती। इसमें एनर्जी गेनिंग की जो काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज़ी से मूव करती है, तो ये जल्दी से एनर्जी गेन करते हैं और सीधा जंप कर देते हैं सॉलिड से गैसियस स्टेट पर। इसमें लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी गेनिंग बहुत जल्दी होती है, तो इसमें सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। मैं इसमें एक आपको पिक्चर दिखाता हूँ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की, किस तरह से होता है, देखिए ज़रा। ये आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो जार देख रहे हो इसमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड रखा हुआ है, और जैसे ही ये देखो ये सॉलिड सीधा गैस, इससे गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं, तो ये सीधा ही कन्वर्ट हो जाता है गैस में, ठीक है। इसमें लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है, सीधा सॉलिड से गैस कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से गैसेस फॉर्म में आता है। तो ये होता है सॉलिड आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हमारा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लेटेंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हम क्या बोलते हैं, हिडन हीट भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली दो टाइप्स की हीट आती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये होता क्या लेटेंट हीट और हिडन हीट क्यों बोलते हैं इसको, तो इसमें मैं अभी समझाता हूँ। जैसे आपको यहाँ फिगर नज़र आ रही होगी, इसको ध्यान से देखो। सॉलिड है, सॉलिड को अगर हम एक बीकर में मान लो सॉलिड लिया हुआ है, उस सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं, मतलब मेल्टिंग करते हैं उसकी, तो लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड की बॉइलिंग करते हैं तो गैस बन जाता है, ठीक है। और वही उल्टा प्रोसेस है, गैस का कंडेंसेशन करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड की फ्रीजिंग करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड से, मान लो हमारे पास सॉलिड है, आइस है। अब आइस मान लो, आइस भी एक सॉलिड होता है। आइस लिया आपने, आइस को आपने रूम टेम्परेचर पर रख दिया। अब जैसे इसको रूम टेम्परेचर पर रखोगे तो वो हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से और मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे लिखा ही है हीट एब्जॉर्ब, यहाँ लिखा है मेल्टिंग एंड हीट एब्जॉर्ब। जब मेल्टिंग होगी तो हीट एब्जॉर्ब करेगा सॉलिड और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ये हीट एब्जॉर्ब करी सॉलिड ने, ये हीट कहाँ जाएगी, ये हीट जो होगी वो सॉलिड, वो जब वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो हीट लिक्विड के अंदर जाके हिडन हो जाएगी, लिक्विड के अंदर जाके छुप जाएगी, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। समझ रहे हो। इसी तरह लिक्विड जब बॉयल होगा और गैस में कन्वर्ट होगा तो वहाँ भी लिखा है बॉइलिंग में हीट एब्जॉर्ब्ड। तो जब लिक्विड से जब गैस बनेगा तो जो लिक्विड को जब हीट करोगे और वो गैस में कन्वर्ट होगा, वो जो हीट होगी वो कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी, गैस में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी और वहाँ पे हिडन हो जाएगी, वहाँ पे जाके छुप जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट। तो ये होता है हमारा लेटेंट हीट। तो इसी तरह आप देखो, इसमें एक एग्जांपल आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विच इज़ मोर कूल, ठीक है। मतलब आइस अगर 0 डिग्री पर हो और वाटर भी 0 डिग्री पर हो, कौन सा ज़्यादा ठंडा होगा, आइस ठंडे ज़्यादा होगी या वाटर ठंडा होगा। तो ये आप सोचो ज़रा, कौन सा ज़्यादा ठंडा लगेगा, आइस ज़्यादा ठंडी लगेगी। टेम्परेचर सेम है दोनों का, 0 डिग्री है, आइस भी 0 डिग्री पे, वाटर भी। तो कौन सा होगा, आई होप आपने सोचा होगा आंसर, कौन सा ज़्यादा ठंडा होगा, आइस ज़्यादा ठंडी होगी, बिल्कुल आइस ज़्यादा ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने भी बताया लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, अब मान लो आपका सॉलिड है, सॉलिड क्या था, आइस, आइस आपकी 0 डिग्री पर है और वाटर भी 0 डिग्री पर है। लेकिन जब वाटर से आइस, जब आइस से वाटर बना होगा तो क्या हुआ होगा उसमें, उसने आइस ने हीट एब्जॉर्ब की होगी और वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा, लिक्विड में, और वो हीट कहाँ पर जाके हिडन हो गई होगी, लिक्विड में। तो जब वो हीट लिक्विड में जाके हिडन हो जाएगी तो वो लिक्विड के अंदर हीट मौजूद होगी, तो इसलिए लिक्विड क्या होगा, गर्म होगा एज़ कम्पेयर टू
आइस, समझ रहे हो ना। वो जो लिक्विड वाटर होगा वो गर्म होगा क्योंकि उसके अंदर क्या होगी, लेटेंट हीट होगी। इसी तरह एक और क्वेश्चन बनता है कि वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस और स्टीम, स्टीम समझते हो ना, भाप जो होती है, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विच इज़ मोर हॉट, कौन सी ज़्यादा गर्म होगी, स्टीम ज़्यादा गर्म होगी 100 डिग्रीज पर या वाटर ज़्यादा गर्म होगा 100 डिग्रीज पर। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, सोच के बताओ। यहाँ पर हमारा आंसर होगा, यस ऑफ कोर्स हमारा आंसर होगा यहाँ पे स्टीम, स्टीम ज़्यादा गर्म होगी एट 100 डिग्री सेल्सियस पर। क्यों, क्योंकि जब वाटर से स्टीम बना होगा तो वाटर से जब स्टीम बना होगा तो वहाँ पर भी वही हुआ होगा, हीट एब्जॉर्ब की होगी वाटर ने और स्टीम में कन्वर्ट हो गया होगा, और वो जो हीट होगी वो कहाँ पे जाके हिडन हो गई होगी, स्टीम के अंदर। तो कौन सा ज़्यादा गर्म होगा वो दोनों में, स्टीम ज़्यादा गर्म होगी। टेम्परेचर दोनों का 100 ही है, लेकिन गर्म ज़्यादा कौन सी लगेगी, स्टीम, क्योंकि उसके अंदर हीट जाके छुप गई है, हिडन हीट, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। आई बात समझ में। तो ये होता है लेटेंट। और पहला वाला जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये होता है जब हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसको फ्यूजन कहते हैं। और दूसरा वाला है वेपोराइजेशन, वो जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये कंसेप्ट होता है लेटेंट हीट का। इसको मैं अभी नोट डाउन करता हूँ, फिर आप इसको देखें क्या होता है। नोट करके फिर वीडियो पॉज करके पहले आप ये फिगर बना लें, फिर इसके हम स्टेटमेंट लिखते हैं। इसके बाद ये आप इसकी डेफिनेशन नोट करिए। पहला है लेटेंट हीट होती क्या है, हीट रिक्वायर्ड बाय अ सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट विदाउट राइज इन टेम्परेचर। वही मैंने आपको बता दिया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सब्सटेंस चेंज हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से गैस बन जाता है, और उसका टेम्परेचर भी बढ़ता नहीं है। ठीक है, उतनी हीट चाहिए ताकि उसका टेम्परेचर ना बढ़े, बस उसकी स्टेट चेंज हो जाए, वो सॉलिड से लिक्विड बन जाए या लिक्विड से गैस बन जाए विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो पहला था इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब था जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि कितनी हीट रिक्वायर है 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए, उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, और इसकी एक वैल्यू होती है, ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी। 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए पूछते हैं कि आइस की लेटेंट हीट कितनी है, मतलब आइस को इतनी हीट चाहिए 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर kg, इतनी हीट चाहिए जिससे वो आइस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। ठीक है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। वेपोराइजेशन में भी वही होगा, यहाँ पे हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेंगे। डेफिनेशन वही रहेगी आपकी, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस। वहाँ पे था 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड, यहाँ पे आएगा 1 kg लिक्विड इनटू गैस, बाकी सब सेम है। और ये वेपोराइजेशन ऑफ वाटर की कितनी होती है, वाटर को इतनी हीट दोगे आप 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर kg, इतनी हीट मिलेगी वाटर को तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लेटेंट हीट है वाटर की, और इससे ऊपर थी आइस की, ये दोनों फिक्स्ड होती हैं। तो आप एक एक करके पहले ये वाला पार्ट नोट कीजिए वीडियो पॉज करके, फिर फ्यूजन, फिर वेपोराइजेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लेटेंट हीट से क्वेश्चन आता है, इसको नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा डिफ्यूजन ऑफ अ पार्टिकल। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन हमारा होता है द मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग आउट ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स। मतलब कहने का कि एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल, दोनों की जो सब्सटेंस होते हैं जब वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, मतलब पार्टिकल्स आपस में, दो सब्सटेंस के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, उसको कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दिया था पहले, अगर इंस्टेंस फर्स्ट वीडियो में बताया था, जैसे अब अगरबत्ती जला के एक रूम के कॉर्नर में छोड़ दो तो वहाँ से स्मेल जो होती है उसकी फ्रेगरेंस पूरे रूम में फैल जाती है। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल जो होते हैं वो मिक्स होना शुरू हो जाते हैं एयर के पार्टिकल के साथ। तो जो ये मिक्सिंग होती है ना, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। और यह मैंने एग्जांपल दिया था, इंक को अगर आप किसी बकेट में डाल दो जिसमें वाटर हो, तो इंक के पार्टिकल्स पूरे वाटर में फैलना शुरू हो जाते हैं, पूरे वाटर को में स्प्रेड हो जाएंगे। तो ये जो मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स है, इंक के पार्टिकल जो पूरे वाटर में फैल जाते हैं, ये भी मिक्सिंग होती है, इसी को भी स्प्रेडिंग भी बोलते हैं या मिक्सिंग बोलते हैं। तो यही डिफ्यूजन होता है बेसिकली, कि जो मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग आउट ऑफ अ सब्सटेंस विद वन अनदर। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इसकी जो स्पीड होती है वो गैस में होता है, क्योंकि गैस के में काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो स्प्रेडिंग होगी पार्टिकल्स की वो बहुत ज़्यादा होती है। उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में डिफ्यूजन होता है। तो सबसे ज़्यादा गैस में होगा, फिर
लिक्विड में और फिर सॉलिड में। तो सब मैं इसका फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने आपको पहले भी फर्स्ट वीडियो में बताया था, ये देखिए जब फ्रेगरेंस ऑफ फूड, मैंने बताया अगर आपके हॉट फूड क्विक होता है जब भी घर में, तो उसकी फ्रेगरेंस जो होती है वो काफ़ी कंसिडरेबल डिस्टेंस दूर तक जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसके पार्टिकल्स एयर के साथ मिक्स होके दूर तक जाते हैं। और हॉट फूड की क्यों जाती है? क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। हॉट फूड में मैंने बताया था आपको कि काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है पार्टिकल्स में, और वो दूर तक मूव करते हैं, उनमें एनर्जी ज़्यादा आ जाती है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड फूड। तो यही एग्जांपल है, इसको नोट करो। और ये सेकंड वाला भी बताया था मैंने आपको, जब परफ्यूम की बॉटल अगर आप खोलते हो तो वहाँ पे वो भी उसकी भी फ्रेगरेंस पूरे रूम में स्प्रेड कर जाती है। वो भी क्यों? क्योंकि उसके जो वेपर्स होते हैं वो भी मूव करना शुरू करते हैं ये, और एयर में मिक्स होके एयर के साथ पूरे दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो ये स्प्रेडिंग होती है, मिक्सिंग या स्प्रेडिंग इसी को कहते हैं पार्टिकल्स की। तो ये दोनों एग्जांपल किसके हैं? गैसेस के। फूड में से भी गैसेस रिलीज होती हैं और परफ्यूम में से भी गैसेस वेपर्स निकलते हैं। तो वो ये दोनों एग्जांपल हैं गैस के, ठीक है। उसके बाद हमारे दो एग्जांपल आएंगे लिक्विड में। लिक्विड में किस तरह से डिफ्यूजन होता है, पहले आप इसको वीडियो पॉज करके इसको दोनों को नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम करते हैं लिक्विड के दो एग्जांपल, फिर दो सॉलिड के करेंगे उसके बाद। तो ये आपका थर्ड एग्जांपल आ गया, ये हमारा लिक्विड का। लिक्विड में ये वही मैंने आपको जो बता रखा है कि if a drop of ink puts into a beaker of water then the color of ink spread the whole water due to the diffusion of ink particle into water। ये बता ही रखा है मैंने आपको, जब आप इंक को डालोगे वाटर में तो इंक के पार्टिकल स्प्लिट होने लगते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और छोटे छोटे पार्टिकल में स्प्लिट होके पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन ऑफ इंक होता है इसमें, इंक का डिफ्यूजन होने की वजह से वो पूरे वाटर में मिक्स हो जाएगा। तो ये इसका थर्ड एग्जांपल है और लिक्विड का, और फोर्थ भी लिक्विड का ही है। इसमें आपने देखा होगा जैसे जो पॉन्ड्स होते हैं या लेक्स या सी या रिवर होती है, उसमें आपके एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं उसमें। तो वो ज़िंदा कैसे रहते हैं? बिकॉज उसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एटमॉस्फेयर से लेता है वो वाटर, और ऑक्सीजन दोनों एयर में जो प्रेजेंट होती है वो वाटर में डिफ्यूज़ हो जाती है। एयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वो वाटर में डिफ्यूज़ हो जाएगी, और वो जो डिफ्यूजन हो जाएगी तो वो वाटर में एक तरह से मिक्स हो जाती है। तो CO2 जो होता है वो एक्वाटिक प्लांट्स यूज़ करते हैं, और उससे क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और जो ऑक्सीजन होता है उससे वो सांस लेते हैं, ब्रीदिंग के लिए काम आता है एक्वाटिक प्लांट्स के लिए भी और एक्वाटिक एनिमल्स के लिए भी, दोनों के लिए जो ऑक्सीजन। तो ये भी डिफ्यूजन का एग्जांपल है। इसमें भी CO2 और जो ऑक्सीजन है आपकी ये डिफ्यूज़ हो जाती है किसमें? वाटर में, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये थर्ड फोर्थ पॉइंट आपका डिफ्यूजन इन सॉलिड्स का, सॉरी डिफ्यूजन इन लिक्विड्स का है। और उसके बाद दो एग्जांपल आएंगे हमारे डिफ्यूजन इन सॉलिड। तो सॉलिड में भी आपने कभी कभार देखा होगा, जैसे आप सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर आप एक ब्लैक बोर्ड पे देखो कुछ भी लिखा हुआ होता है, अब स्कूल में कभी ट्राई करना, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दो और उसको काफ़ी दिन तक रब मत करो, उसको क्लीन ना करो। अब 7 दिन 10 दिन तक, और 10 दिन बाद उसको आप जब रब करने जाओगे तो वो बहुत मुश्किल से रब होगा। और अगर आप आज ही लिखोगे और आज ही उसको रब करोगे तो ईजिली रब हो जाता है। काफ़ी दिन बाद रब करोगे तो टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो चॉक के पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं किसमें? ब्लैक बोर्ड में। वो भी चॉक भी सॉलिड है और ब्लैक बोर्ड भी सॉलिड है, दोनों के पार्टिकल एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये सॉलिड का सॉलिड में डिफ्यूजन है ये, ठीक है। और इसका एक और एग्जांपल है, पहले इसको नोट करो फिर मैं पीछे एक और एग्जांपल है वो भी बताता हूँ। ये इसका लास्ट एग्जांपल आया, जैसे अगर आप दो मेटल ब्लॉक्स को या कोई भी दो मेटल के कोई भी सरफेस को आपस में टच करके चिपका के रख दो और छोड़ दो उसको काफ़ी टाइम तक, मान लो सालों तक रखे हुए हैं वो मेटल के दो पीस आपने एक दूसरे से चिपका के सालों तक उसको छोड़ दिया, तो जब आप उसको कई मतलब 2-4 साल बाद जब उसको निकालोगे ना तो उसमें एक मेटल का दूसरे मेटल में डिफ्यूजन हो जाएगा। मतलब कुछ मेटल का पार्ट उसमें चिपक चुका होगा और आपके दूसरे वाले मेटल का पार्ट कुछ फर्स्ट वाले मेटल में चिपक चुका होगा, और वो ईज़िली मतलब वो काफ़ी, अगर उसको देखेंगे तो काफ़ी एक दूसरे के पार्टिकल एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो चुके होते हैं। तो ये भी होता है, इसको बोलते हैं, ये भी डिफ्यूजन है, सॉलिड का डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल आपके सॉलिड्स के हो गए। ये सारे एग्जांपल्स इसलिए लिखे हैं मैंने क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस भी आते हैं। लिक्विड का डिफ्यूजन भी पूछ सकते हैं आपके, सॉलिड का भी पूछ सकते हैं, एग्जांपल भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ डिफ्यूजन इन सॉलिड, उसका एग्जांपल, या व्हाट इज़ डिफ्यूजन इन लिक्विड, उसका एग्जांपल, या व्हाट इज़ डिफ्यूजन इन गैस, या उसका एग्जांपल, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे देंगे कि ऐसा मेटल ब्लॉक को अगर हम रखें बाउंड करके तो वो क्यों
एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, तो उसके मतलब क्यों वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, तो इसका आपको रीज़न बताना होगा कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको नोट करो और वीडियो पॉज करके फिर हम अगला टॉपिक करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट जो इसमें बताओ इवेपोरेशन बचा, इवेपोरेशन देखते हैं, फिर इसको पूरा हो जाएगा हमारा ये चैप्टर ख़त्म। तो इसका अगला टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, जो हमारा लिक्विड होता है, लिक्विड अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही अगर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए और भाप बन के उड़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। इट इज़ द फेनोमेना इन विच अ लिक्विड चेंजेस टू गैसियस स्टेट्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट का मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट आता नहीं है तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब क्या होता है, जब जैसे आपने सी वगैरह में देखा होगा, सी और रिवर में जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, धूप पड़ती है, तो वो वाटर जो उसका सरफेस का वाटर होता है वो हीट होने लगता है, और हीट होने की वजह से वो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं आ पाता, 100 डिग्रीज तो नहीं पहुंच पाता, लेकिन वो एनर्जी इतनी ले लेता है कि उसका सरफेस का वाटर भाप बनने लगता है, मतलब वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो ये सिर्फ सरफेस फिनोमेना है, इससे सिर्फ सरफेस वाटर जाएगा। अगर आपने मान लो ग्लास में पानी रखा और आप धूप में रख दो उसको, तो वो सारा पानी थोड़ी आपका भाप बन जाएगा वेपर्स में। सरफेस वाटर जो आपका पानी सरफेस पे फैला होता है, मतलब फैला हुआ, जैसे रिवर में पानी पड़ा है, पॉन्ड में वाटर है, सी में वाटर है, तो उसके जो सरफेस का वाटर होगा सिर्फ वो उतनी एनर्जी गेन कर लेता है हीटिंग की वजह से, तो उसका सरफेस का वाटर किस में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर्स में। नीचे का पानी नहीं कन्वर्ट होता, सिर्फ ऊपर का सरफेस का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही, और उड़ जाएगा भाप बन के। इसको कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, और इसके कई फैक्टर्स होते हैं जिन जिन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो क्या क्या फैक्टर्स हम देखते हैं, इसके 4 फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। एक तो होता है सरफेस एरिया, एक होता है टेम्परेचर, एक होता है विंड स्पीड, और एक होता है ह्यूमिडिटी। तो इन पे कैसे डिपेंड करेगा, सबसे पहले है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब आपका कितने एरिया में वाटर है। अगर आपका एरिया ज़्यादा है, वाटर आपका ज़्यादा बड़े एरिया में है, तो इवेपोरेशन की स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, आपका इवेपोरेशन जल्दी होगा। दूसरा टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो भी इवेपोरेशन जल्दी होगा। ठीक है, फास्ट होगा। अगर विंड स्पीड में भी इसी तरह की, विंड स्पीड अगर ज़्यादा है तो भी इवेपोरेशन जल्दी होगा। आप देखते हो विंड स्पीड, अगर आप अपने कपड़े सुखाने के लिए डालते हो, तो अगर विंड की स्पीड ज़्यादा होती है तो जल्दी वाटर उड़ जाता है ना उसमें से, जल्दी पानी सूख जाता है, तो बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। उसी तरह अगर आप अपने कपड़े सुखा रहे हो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो भी जल्दी सूख जाता है, तो वो भी बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, तो पहले जो 3 पॉइंट हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेंगे, मतलब अगर तीनों बढ़ेंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा और तीनों घटेंगे तो इवेपोरेशन घटेगा। मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, विंड स्पीड ज़्यादा, तो इवेपोरेशन की स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा। और ये तीनों कम होंगे तो इवेपोरेशन भी कम होगा। और चौथा पॉइंट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का और इवेपोरेशन का उल्टा चलता है। ह्यूमिड मतलब होता है मॉइस्चर। अगर एयर में पहले से ही मॉइस्चर प्रेजेंट है तो इवेपोरेशन आपका कम होगा। जैसे आप देखते हो रेनी सीज़न में कोई भी चीज़ आपकी गीले कपड़े ही होंगे या कोई भी गीली चीज़ होती है तो देर में सूखती है वो रेनी सीज़न में, क्योंकि रेनी सीज़न में मॉइस्चर ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में, जिसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है, तो जिसकी वजह से मॉइस्चर पहले ही एयर में, वाटर पहले ही प्रेजेंट रहेगा, तो इवेपोरेशन नहीं होगा। समझ रहे हो, क्योंकि हीट नहीं है। समझ रहे हो, टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा हुआ, मतलब मॉइस्चर की बात है यहाँ पे, अगर मॉइस्चर पहले से ही प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में तो इवेपोरेशन नहीं होता जल्दी, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ये उल्टा चलेगा, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा, और ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, और ह्यूमिडिटी कब ज़्यादा होती है, रेनी सीज़न में। रेनी सीज़न में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इवेपोरेशन का रेट कम होता है। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक आएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इवेपोरेशन कॉजेज़ कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। कूलिंग कैसे होती है, जैसे आपने कभी देखा होगा जब आप को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, मान लो आप खेल के आए हो या कुछ फिज़िकल वर्कआउट किया आपने, और उसके बाद आपको स्वेट होता है, काफ़ी पसीना आता है, तो उसके बाद अगर आप बैठ जाते हो या पंखे के नीचे बैठ जाते हो या ठंडी हवा में बैठते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडे महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है ना। तो वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में से स्वेटिंग निकली, तो वो जो स्वेटिंग निकली वो सारे लिक्विड फॉर्म में आपकी बॉडी पे है अभी स्वेटिंग। अब जैसे ही आपने उसमें उस हवा के नीचे बैठे, तो वो जैसे ही वो आपका लिक्विड जो सूखने लगेगा तो वो आपकी बॉडी से सारी हीट भी निकाल देगा, तो बॉडी की हीट ले जाएगा। वो जो लिक्विड जब इवेपोरेट होगा, जब भाप बन के वो जो आपकी बॉडी का स्वेट है
वो भाप बन के जब उड़ने लगेगा तो बॉडी की हीट भी निकाल देगा, इसलिए आपको ठंडा महसूस होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है, ये वेपरेशन कॉजेज कूलिंग। क्यों? एज द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड कन्वर्ट इनटू वेपर्स। पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के, मान लो आपको पसीना ही आया है या कोई भी लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, तो वो जब एनर्जी लेंगे सराउंडिंग्स से और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो जो सराउंडिंग्स से एनर्जी लेंगे ना, तो वो सराउंडिंग्स की हीट भी सारी ले जाते हैं। जैसे इसका एक और एग्जांपल है बहुत अच्छा, जैसे आप कूलर होता है अपना डेजर्ट कूलर, जो घर में कूलर होता है वाटर वाला, तो वो कूलर आप जब गर्मियों में चलाते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें पानी डालते हैं तो वो मॉइस्चर वाली एयर फेंकता है अंदर रूम में, पानी के साथ हवा फेंकता है, तो पानी के साथ हवा फेंकेगा और आपके रूम का टेम्परेचर गर्म है। ठीक है, तो जब वो वाटर वाली एयर अंदर आएगी रूम में, तो वो जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे, ड्रॉपलेट्स होंगे, वो रूम में से हीट लेके और उसके जो पानी के ड्रॉपलेट्स होंगे वो इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, रूम की हीट से वो वाटर के ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे इवेपोरेट होते जाएंगे और आप देखोगे कि जैसे जैसे वाटर वो इवेपोरेट होता जाएगा तो आपके रूम का टेम्परेचर भी कम होता जाएगा, रूम आपका ठंडा ठंडा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो सारी हीट जो होगी ना सराउंडिंग्स की, वो वाटर के ड्रॉपलेट्स जब इवेपोरेट होंगे तो आपकी सराउंडिंग्स की सारी हीट भी ले जाएंगे साथ साथ। ठीक है, इसलिए वहाँ पे आपको वो रूम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपकी स्वेटिंग होती है, जब स्वेटिंग आपकी सूखेगी तो वो भी आपकी बॉडी से हीट ले जाएगी। तो इवेपोरेशन जब भी होगा, जिस भी सरफेस से होगा, वहाँ की हीट सारी वो ले जाता है, इसलिए इवेपोरेशन होने के बाद वो जगह क्या हो जाती है, ठंडा महसूस होता है। ठीक है, इसी तरह एक एग्जांपल और है, जैसे मटका होता है आपका अर्दन पॉट, जिसमें आप पानी रखते हो, तो पानी जब मटके में डालते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, कुछ देर बाद देखोगे तो ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मटका होता है, जो अर्दन पॉट होता है आपका, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनकी वजह जिससे जब वो पानी अंदर का होता है थोड़ा थोड़ा बाहर आता रहता है, छोटे छोटे छेदों में से धीरे धीरे बाहर आता रहता है और वो बाहर की एटमॉस्फेयर से हीट को लेके वो जो छोटा छोटा पार्टिकल्स जो आपका थोड़ा थोड़ा पानी हल्का हल्का बाहर आएगा उन छेदों में से, उन पोर्स में से, वो वहाँ की जब वो इवेपोरेट होगा तो वहाँ एटमॉस्फेयर की सारी हीट भी ले जाएगा साथ में। तो जब वो इवेपोरेट होगा तो वो वाटर की हीट भी ले जाएगा सारी, तो वाटर की हीट ले जाएगा, जिसकी वजह से वाटर जो होता है वो ठंडा हो जाता है। तो ये फिनोमेना होता है इवेपोरेशन का, वो जिस भी सरफेस से इवेपोरेशन होगी वहाँ वो सरफेस को वो ठंडा कर देगी। तो ये होता है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो ये कई सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके, एक मटके वाला मैंने बताया, कूलर वाला, इस तरह से कई सारे क्वेश्चन हैं, कोई भी आपसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, और ये एनसीईआरटी में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो सबका आंसर यही होगा जो मैंने आपको लास्ट में दिया है, कि जिस भी सरफेस से इवेपोरेशन होगी, उस सरफेस से इवेपोरेशन होने के बाद वो सरफेस ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की सारी एनर्जी जो होती है, जो हीट होती है, वो सारी इवेपोरेशन से एस्केप हो जाती है, इवेपोरेशन से वो हीट सारी निकल जाती है, इस वजह से वो सरफेस ठंडा हो जाता है। तो ये आंसर आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसकी दोनों वीडियोस आप ध्यान से देखो और इसके नोट्स साथ साथ में जो जैसे मैंने बनाए हैं वैसे वैसे नोट्स बनाओ और डाउट्स जो भी होंगे निकालो। एनसीईआरटी पहले तो मैंने आपको बताया, साथ में एनसीईआरटी रीड करना, पहले नोट्स के साथ एनसीईआरटी भी आपको पढ़नी है स्टार्टिंग में, बाद में आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ नोट्स ही काम आएंगे आपके, एनसीईआरटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी साथ में रखो, उसमें क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी देखते जाना साथ साथ। कोई क्वेश्चंस हो, डाउट हो एनसीईआरटी का, तो वो मेरे को आप मैसेज में या कमेंट्स में जाके बता सकते हो। ठीक है, तो इसके नोट्स आप बनाओ, इसमें सब कुछ कवर कर लिया हमने, कुछ भी ऐसा टॉपिक बचा नहीं है जो रह गया हो अनटच्ड। ठीक है, तो इसका मुझे फीडबैक आप ज़रूर देना कि कैसा आपको ये समझ आया, चैप्टर कितना समझ आया, और कोई टॉपिक अगर नहीं समझ आया तो उसको भी कमेंट में डालो, वो दोबारा से हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से करिए और दोनों वीडियोस ध्यान से देख के प्रॉपर्ली इसके नोट्स बनाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वीडियो को हम करते हैं एंड, और आप अपना ध्यान रखिए। ओके, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।